गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2। तो हमने कल क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। कल हमने सबसे पहले बोला था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी है। तो हमको चाहिए था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों चाहिए था? क्योंकि ये ग्लूकोज के साथ मिला के क्या करता है, एटीपी बनाता है और ये एटीपी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इतना पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके साथ साथ हमने कुछ सिस्टम भी पढ़ लिया था कि कैसे कैसे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, कैसे नेजल कैविटीज़ वगैरह होते हैं। उसके अलावा थोड़ी बहुत और चीज़ें रहती हैं, उनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अपर और लोअर में दो पार्ट्स में डिवाइड है। अपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो हम नोज़ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नोज़ कहाँ आता है, अपर वाले में आता है। नोज़ के बाद आपका हमने क्या पढ़ा है, साइनसेस। तो साइनस भी अपर में आ रहा है, तो हम साइनसेस भी यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर, नोज, साइनसेस। और हमारा कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट जो कॉमन वाला पार्ट है, इसको हमने लिखा नहीं है। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये है फेरिंग्स। क्लियर है। तो हमारा अपर वाले ही पार्ट में क्या आ रहा है, फेरिंग्स आ रहा है। अब और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये तो ट्रैकिया है नीचे जिसमें सी शेप रिंग बनी हुई है। उससे ऊपर जो रेड कलर का दिख रहा है वो पूरा क्या है, लैरिंग्स है। तो लैरिंग्स भी हमारा कहाँ आएगा, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो केवल इतना ही याद रखिए, क्योंकि इनमें से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखे हैं, लैरिंग्स का पूछा था शायद। तो बहुत टाइम पे क्या होता है कि हम एग्ज़ाम टाइम पे इतने नर्वस होते हैं, वहाँ पे कन्फ्यूज़न में लैरिंग्स को ये सोचते हैं कि वो तो नीचे की तरफ है, तो हम इसको लोअर में भी कर लेते हैं कभी कभी। तो हमारा पहले से हमें क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं लोअर की। तो लोअर लैरिंग्स से नीचे क्या है, सबसे पहले हमने देखा ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था दो पार्ट्स में डिवाइड होता है कल, उसको हमने ब्रोंकाई बोला था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या चीज़ डिस्कस करी थी इसमें, ब्रोंकाई के बाद हमने पढ़ा था कि उसमें छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। जब ब्रोंकाई अंदर चले जाती है तो उनको बोला था हमने क्या, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद हमने क्या पढ़ा था, ब्रोंक्यूल्स किस में जा रहे हैं, लंग्स में। तो लंग्स भी लोअर में आएगा। लंग्स के अंदर क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा था जब ब्रोंक्यूल जाते हैं तो ये ब्रोंक्यूल छोटे छोटे डक्ट में टूटते हैं, ये डक्ट कहलाते हैं एलिव्यूलर डक्ट। तो हमारा एलिव्यूलर डक्ट भी किस में आएगा, एलिव्यूलर डक्ट भी लोअर यूटेंस लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, एल्वियोलाई, ठीक है। ये सारे आगे हमारे अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें कोई टिपिकल नहीं है, लेकिन ज़रूरी था इसलिए हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल मेंशन करें इसमें ये चीज़ भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले नोज़ की ही बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, नोज़ की। तो नोज़ का सिंपल सा आपने पढ़ा है कि नोज़ क्या है, सबसे बाहर वाला एक्सटर्नल है, उसमें 2 नेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 नेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ आपको पता है, ठीक है। तो हम सिंपल सा ये पढ़ते हैं, इसका काम क्या है। इसका काम क्या है, सबसे पहले तो फिल्टर करने का काम है। फिल्टर करता है ये एयर को, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, फिल्टर करने के साथ साथ ये उसको थोड़ी सी वार्म भी कर देता है, क्योंकि हेयर्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं इन साइड पे। और फिल्टर तो कर दिया, वार्म भी कर दिया। मेन चीज़ क्या है, जिससे कि यहाँ पे पूरी म्यूकोजा है, ये जो रेड कलर में दिख रही है ये पूरी म्यूकोजा है। इसके अंदर पतली सी झिल्ली सी है एक म्यूकोजा, वो क्या होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है। अगर यहाँ से ड्राई एयर वहाँ पे जाती है तो उसको रप्चर कर सकती है। तो नोज़ का ही काम क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन का, ह्यूमिडिफाई करती है एयर को, जिससे कि वो ड्राई ना हो, ठीक है। थोड़ी सी ह्यूमिडिटी रहे उसमें अंदर जाके, जिससे वो ड्राइनेस क्या हो सकती है, म्यूकोजा को रप्चर कर सकती है। तो नोज़ के बारे में हम ये 3 ही चीज़ें पढ़ते हैं, बस। क्लियर हो गया, ओके। नोज़ के बाद हम एक और चीज़ बात कर लेते हैं। अब ये आपको 3 चीज़ें ये दिख रही होंगी, ये इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉनके। क्या बोलते हैं, कॉनके। वेस्टिब्यूल, यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा वेस्टिब्यूल कहलाता है। जो नोज का ये वाला पार्ट है ये हमारा कहलाता है वेस्टिब्यूल। क्लियर है। और जो ये 3 लाइन सी दिख रही है आपको, एक्चुअली ये क्या है, ये कॉनके हैं। अब इनके ये नेजल कॉनके का क्या काम रहता है, एक्चुअली ये सरफेस एरिया को घटा और बढ़ा सकती है। नेजल कॉनके का काम क्या है, लिख लेते हैं, कॉनके भी इसी में आएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट अगर हम लिखें नोज के अंदर, तो नेजल कॉनके हेल्प टू, आप नेजल कॉनके पूरा लिखिए, हेल्प टू क्या काम करने के काम आएंगे, इंक्रीज सरफेस एरिया,
क्लियर हो गया जी। इसका किसका, नेज़ल, जो भी नेज़ल म्यूकोजा है उसको इंक्रीज़ करने के काम आएंगे, मतलब ये सिकुड़ सकते हैं और इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ अंदर जाएगी तो ये इंक्रीज़ हो जाएंगे, जैसे हमारे नोस्ट्रिल भी होते हैं ना, तो मेन काम ये कॉनके का ही है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अब हमने दूसरी चीज़, नोज़ के बाद हमने ये कुछ साइनसेस पढ़े हैं, ठीक है। साइनसेस, एक्चुअली ये साइनस क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे बोन के अंदर जो हॉलो, एक हॉलो शेप स्ट्रक्चर किसके अंदर, इनसाइड द बोन, हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं जी। अब इनका काम क्या होता है, ये करते हैं जो आप स्पीच में, आपके स्पीच में एक रेजोनेंस देने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, रेजोनेशन ऑफ स्पीच, रेजोनेंस ऑफ स्पीच, मतलब आपकी स्पीच में एक रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनका काम रहता है इतना। ये होते हैं 4, एक होता है फ्रंटल, ठीक है, यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं, एक के पीछे वाला जो पैलेटाइन टॉन्सिल है इसको हम बोल सकते हैं सिफेनॉइड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रंटल, इथेमॉइड, ये आपने पढ़े हैं पहले, इथेमॉइड बोन में जो होगा इथेमॉइड साइनसेस, फ्रंटल बोन में फ्रंटल साइनसेस, सिफेनॉइड बोन होती है इनसाइड उसमें, और एक और होता है, आई जस्ट फॉरगेट, और कौन सा साइनस होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हाँ, मैक्सिला के पास में एक साइनस होता है जिसको बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस। तो ये 4 तरीके के साइनस पाए जाते हैं जिनका काम है वॉइस को रेजोनेंस प्रोवाइड करना, या जो भी आप स्पीच बोलते हैं, बात करते हैं, उसमें एक रेजोनेंस लेके आना। क्लियर हो गया जी आपका। तो यहाँ तक हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट, नोज पढ़ लिया, साइनसेस पढ़ लिए, अगला क्या चीज़ आती है, अब हम कहाँ, नोज के बाद कहाँ चले गए, नोज कहाँ ओपन होती है, फेरिंग्स वाले पार्ट में 2 कैविटीज़ थी। देखिए ये जो ब्लू वाली कैविटी दिख रही है आपको, ये वाली कैविटी, सॉरी, ये वाली जो कैविटी दिख रही है आपको, ये कौन सी है, ब्लू के अंदर जो कैविटी दिख रही है ये पूरी की पूरी ओरल कैविटी है, और जो ये रेड वाली दिख रही है पूरी, ये नेजल कैविटी है। ये दोनों कैविटी ओपन हो रही हैं जो जिस वाले प्लेस में, ये कॉमन प्लेस है जो, इसको हमने बोला फेरिंग्स, ठीक है। जो ओरल रूट पे यहाँ पे जो होगा वो ओरोफेरिंग्स, यहाँ पे जो होगा वो नेजोफेरिंग्स। क्लियर हो गया, ये दोनों चीज़ें आप बात याद रखिएगा। और ये नीचे की साइड आ गया यहाँ से, जहाँ से फेरिंग्स से नीचे की तरफ ये लेरिंजियोफेरिंग्स आ गया, ये यहाँ तक तो लेरिंग्स के ऊपर वाला पार्ट, और ये ओरोफेरिंग्स से नीचे जो भी आएगा वो कौन सा पार्ट होगा, वो होगा आपका लेरिंजियोफेरिंग्स। क्लियर हो गया जी तीनों चीज़ें, ठीक है। तो फेरिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। फेरिंग्स, तो फेरिंग्स कहाँ से शुरू होता है, हमने पढ़ा था कि फेरिंग्स 3 होते हैं। एक सबसे पहले हमारा कौन सा आ गया था, नेजोफेरिंग्स, ये वाला पार्ट कौन सा है, नेजोफेरिंग्स, आप लिख लेना इसको जब बनाओगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेजोफेरिंग्स की। तो नेजोफेरिंग्स में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि बोन ऑफ द, जो भी आपके किस में रहती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, नेजोफेरिंग्स यहीं से स्टार्ट होगी, मतलब हम ये बोल सकते हैं बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ SKULL, ये स्कल है पूरा का पूरा, स्कल्स के बेस से शुरू होगी, और कहाँ तक शुरू होगी, बेस ऑफ द स्कल से लेके अपर, जो आपका अपर सॉफ्ट पैलेट है, अपर सॉफ्ट पैलेट तक, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ तक क्या होगी आपकी, ये क्या है, ये नेजोफेरिंग्स है पूरी की पूरी। क्लियर हो गया जी। बेस ऑफ द स्कल से, सॉरी यहाँ से बना दिया मैंने, बेस ऑफ द स्कल यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कौन सा फेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, अब इसमें कुछ जो नेजोफेरिंग्स दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट नेजोफेरिंग्स है, इसमें कुछ आपको टॉन्सिल्स दिख रहे होंगे। जो नेजोफेरिंग्स में के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे पैलेटाइन लिखा है, उसके अंदर जो भी टॉन्सिल्स होते हैं नेजोफेरिंग्स के अंदर, वो कहलाते हैं हमारे कौन से फेरिंग्स, वो कहलाते हैं एडिनोइड टॉन्सिल्स। कौन से कहलाते हैं, एडिनोइड टॉन्सिल। क्लियर है। अब दूसरी जगह पे मैंने कहाँ पे बना रखे हैं, हाँ, ये वाला जो पार्ट है, और जो ओरोफेरिंग्स के यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको टॉन्सिल्स, इसीलिए कई बार ये पूछा गया है कि पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन से, पैलेटाइन टॉन्सिल्स। तो पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ओरोफेरिंग्स पे। क्लियर हो गया इतना। अब अगली बात करते हैं,
जो मेन चीज़ है। अब ये किससे लाइंड रहती है, जो नेजोफेरिंग्स है वो लाइंड किससे रहती है, यहाँ तक कि ये कौन सा इसमें टिश्यू रहेगा, कौन सा सेल रहेगा यहाँ पे, अगर ये पूरी की पूरी नेजोफेरिंग्स है तो ये कौन से टिश्यू से लाइंड रहती है। तो इसके लिए आप ये बात याद रख लेना, कौन सी रहती है, हमने पढ़ा था पहले भी कि इसमें हमारी एक सीलिएटेड होती है, सीलियास प्रेजेंट होता है ना, तो पहली तो इसमें सीलिएटेड भी कौन सी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, जो क्या आता है कॉलमनार एपिथेलियम में, सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, इससे ये क्या रहता है, लाइंड रहती है हमारी नेजोफेरिंग्स की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो गया। तो इतनी ही बात पढ़ेंगे हम नेजोफेरिंग्स के अंदर। पहला हमने बोला बेस ऑफ द स्कल से लेके जो यहाँ पे कौन सी अपर पैलेट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, जो हमारा लास्ट पार्ट होता है सॉफ्ट पैलेट का, वहाँ तक ये प्रेजेंट रहती है, इसको हमने बोला नेजोफेरिंग्स। दूसरी बात हमने बोली कि इसमें कौन से टॉन्सिल्स प्रेजेंट रहते हैं, एडिनॉइड टॉन्सिल्स प्रेजेंट रहते हैं। तीसरी बात हमने बोली कि ये सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार टिश्यू का बना हुआ है। अगला हम पढ़ते हैं नेजोफेरिंग्स के बाद हम पढ़ेंगे ओरोफेरिंग्स, फिर हम आ जाते हैं नीचे वाले में। ओरोफेरिंग्स का पहला तो आपने पढ़ लिया है, ओरोफेरिंग्स के अंदर पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ओरोफेरिंग्स कहाँ से शुरू होता है, तो हमने बोला था यहाँ पे एक, अब मैंने पैलेटाइन टॉन्सिल हटा दिया, मैंने बोला था यहाँ पे एक क्या प्रेजेंट होता है, वूला प्रेजेंट होता है, वूला प्रेजेंट होता है। तो वूला से लेके कहाँ तक, वूला से लेके आपकी यहाँ पीछे तक एक हायोइड, यहाँ पे कहीं पे हायोइड बोन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो हायोइड बोन तक क्या रहता है हमारा, ओरोफेरिंग्स रहता है, वूला से लेके हायोइड बोन तक। दो बातें समझ में आ गई, उसमें कौन सा टॉन्सिल प्रेजेंट रहता है, पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट रहता है। अब ये कौन सी टिश्यू से बन रहा है हमारा, ये कौन सी टिश्यू से बन रहा है, तो ये हमारी जो टिश्यू से बन रहा है वो बन रहा है नॉन कैरेटिनाइज्ड। किससे बन रहा है, नॉन कैरेटिनाइज्ड, नॉन कैरेटिनाइज्ड कौन सा, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कौन सा वाला पार्ट ओरोफेरिंग्स है वो नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है, ये वाली बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। और हमारा जो वूला है वो कहाँ से, ओरोफेरिंग्स कहाँ से स्टार्ट है, वूला से हायोइड बोन तक। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब इतना लास्ट हम सिंपल सी बात कर लेते हैं लैरिंजियोफेरिंग्स की, बहुत टाइम हो गया। बात कर लेते हैं किसकी, लास्ट वाला पार्ट जो है हमारा लैरिंजियोफेरिंग्स। अब लैरिंजियोफेरिंग्स की बात करें तो लैरिंजियोफेरिंग्स कहाँ से स्टार्ट होगी, अरे हमने बोला था यहाँ कहीं पे हायोइड बोन है, ये वूला से लेके हायोइड बोन तक तो क्या था हमारा ओरोफेरिंग्स था। अब यहाँ से लेके लैरिंग्स वाले तक, ठीक है, जो कैविटी प्रेजेंट रहती है उसको हम लैरिंजियोफेरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स तक कौन सा रहता है, लैरिंजियोफेरिंग्स रहता है। तो कहाँ से रहता है, हायोइड बोन से लेके, हायोइड बोन से लेके कहाँ तक, लैरिंग्स तक वाला पार्ट कह सकते हैं। क्लियर हो गया पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, ठीक है, और ये कहाँ तक होता है, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे बाइफर्केशन हो रहा है, ये पीछे वाली तो हमारी ईसोफेगस बन जाती है, आगे वाली कौन सी है, विंड पाइप बन गई, ट्रैकिया। तो जहाँ पे बाइफर्केशन होता है वहाँ तक भी आप बोल सकते हो कि जहाँ पे बाइफर्केशन हो रहा है दोनों ही किसका, पाइप्स का, जहाँ पे बाइफर्केशन हो रहा है वहाँ तक क्या होती है हमारी लैरिंजियोफेरिंग्स होती है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी रहती है आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की। सिंपल सा इतनी बात याद कर लेना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये तो हो गई सिंपल बातें जो हमने कर ली। क्लियर हो गया। तो हमने ये पढ़ लिया हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ लंग्स की। तो हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, हमने बोला था ये एक कैविटी है, सपोज
और इसके नीचे भी एक कैविटी रहती है। तो इसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था, हमारा यहाँ से ट्रैकिया आ रहा था, ट्रैकिया बाइफरकेट हो रहा था। हाँ, मैंने शायद एक चीज़ नहीं बोली थी, जहाँ पे बाइफरकेशन होता है इसको ही हम कैरेना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेना। और ये भी T5 पे ही होता है। ये क्वेश्चन मैंने दिया था, T4 से T5 के बीच में ही कैरेना या बाइफरकेशन पॉइंट एक ही है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? फिर उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, क्या दिया था कि जहाँ पे एक हिलम दिया था मैंने, क्या दिया था? हिलम। तो आज का ये क्वेश्चन है, हमने हिलम और कहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, ये हिलम हमने और कहाँ पे पढ़ा था, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये बात आप ध्यान रख लेना, जब तक इसका आंसर नहीं आएगा सबसे। जहाँ से ये हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं, सॉरी ब्रोंकाई हैं, ये ब्रोंकाई इंसर्ट होते हैं, ओपनिंग को हम हिलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी ओपनिंग को हम हिलम बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो भी हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। अगर मैं ये बात करूँ, ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी है और ये बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं ऐसे, ये आँख, नाक, कान, ये तो सब बाहर है। जो बॉडी के अंदर कैविटी के अंदर है, हमें दिख नहीं रहे हैं, उन्हें हमेशा क्या बोला जाता है? विसरल ऑर्गन बोला जाता है। तो विसरल का मतलब आप क्या समझ सकते हो कि अंदर वाली साइड। अगर मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से है। सपोज ये दो स्ट्रक्चर हैं, तो जो अंदर वाली स्ट्रक्चर होगी हमेशा उसे क्या कहा जाता है? विसरल कहा जाता है। और जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है? पैराइटल। क्या कहा जाता है? पैराइटल। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अंदर वाली विसरल लेयर है, बाहर वाली पैराइटल लेयर है। तो हमारे लंग्स भी क्या है? विसरल ऑर्गन है, मतलब बॉडी कैविटी के अंदर तो रहते हैं। दिखते हैं आपको लंग्स? नहीं दिखते। ठीक है, तो ये लंग्स क्या करते हैं, एक इसके ऊपर एक लेयर होती है ऐसी, लंग्स के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है ऐसी। बना दी हमने लेयर, बहुत बड़े लंग्स बना दिए वैसे हमने ना, इतने तो होते भी नहीं होंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसके बाहर से एक तो लंग्स के ऊपर होती है और एक ये दोनों चीज़ें हैं किसमें? ये दोनों चीज़ें किसके अंदर हैं? मतलब ये लंग्स किसके अंदर है? थोरेसिक कैविटी के अंदर। कल हमने पढ़ा था कि लंग्स किसके अंदर होते हैं? थोरेसिक कैविटी के अंदर। अब यहाँ पे मतलब सपोज समझ लो कि थोरेसिक कैविटी है, ये पूरी थोरेसिक कैविटी है। क्लियर है? अब क्या होता है देखो, अब एक लेयर यहाँ पे भी होती है बाहर से, जो थोरेसिक कैविटी के अंदर होती है पर हमारे लंग्स के बाहर से होती है। कैविटी कह रहा हूँ क्या, लेयर। इस लेयर को बोलते हैं पैराइटल लेयर। जो ग्रीन वाली बाहर की, अच्छे से बनाना आप इसको, मैंने ऐसे ही बना दिया। ठीक है, ये इस पे लंग्स के बाहर से रहेगी। क्लियर हो गया? तो मैंने बोला कि अंदर वाली जो लेयर है, ये तो लंग्स हो गया, लंग्स पे जो लेयर चिपकी है उसे विसरल लेयर बोला, और जो बाहर से ग्रीन वाली है इसे क्या बोलेंगे हम? पैराइटल लेयर। इन दोनों के बीच में ही एक फ्लूइड भरा रहता है, विसरल और पैराइटल के बीच में ही एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको आप बोलते हो प्लूरल फ्लूइड। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में। क्लियर हो गया? तो हमारी इतनी सी बात होगी। अब हमने कहा दोनों लंग्स के बीच में, यहाँ तो ये डायफ्राम है नीचे, ये वाला पार्ट, दोनों लंग्स के बीच में जो ये वाला पार्ट रहता है, ये वाला पार्ट रहता है, यहाँ पे हमारा रहता है दिल, कुछ इस तरीके से सिचुएटेड। ठीक है, तो इस तरीके के सिचुएटेड रहता है। तो यहाँ पे इस पे ऐसा कर्व रहता है। इस वाले पार्ट को, जहाँ पे हमारा हार्ट सिचुएटेड है, इसको बोलते हैं आप मीडियास्टर्नम। क्या बोलते हो? मीडियास्टर्नम ही तो बोलते हैं जहाँ पे हार्ट सिचुएटेड रहता है। तो यहाँ तक की बात थी हमारे पहले लंग्स की लोकेशन की। ठीक है, तो आप बोल सकते हो थोरेसिक कैविटी में लंग्स रहते हैं, जिनके बाहर जो दो तरीके की कवरिंग से कवर रहते हैं। जो अंदर वाली, जो लंग्स के बाहर पे रहती है, मतलब सबसे इनर लेयर है, तो उसको विसरल प्लूरा बोला। और जो लंग्स के फिर विसरल प्लूरा के भी बाहर से है, उसको बोला हमने पैराइटल प्लूरा। तो पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड हमने लिख लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी?
अब हम बात करते हैं, कल हमने एक और 2-3 चीज़ें और पढ़ ली थी। क्या पढ़ा था हमने बोला था कि फेरिंग्स को जो भी हमारा ऑक्सीजन है प्लस ग्लूकोज है वो दोनों एटीपी बना रहे हैं, और ये एटीपी ज़रूरी है हमारे सेल के लिए। इतनी बात हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जैसे ही हमने ऑक्सीजन ली, O2 हमने कहाँ से ली, नोज से ली, और कहाँ चली गई, लंग्स में चली गई। क्लियर है? लंग्स में हमने बोला था बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंक्यूल, फिर सेगमेंटल, फिर आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद हमारे क्या हैं? एल्वियोलाई हैं। ठीक है, एल्वियोलाई हैं। तो वो एल्वियोलाई के अंदर क्या, अब ये एल्वियोलाई क्या है, ऐसे कुछ प्रेजेंट है। अब इन एल्वियोलाई के साथ में, ये एल्वियोलाई के साथ में क्या होता है कि ये बहुत बारीक सी यहाँ पे क्या रहती है, कैपिलरीज रहती हैं। जैसे यहाँ से ओटा आया था, ओटा से आर्टरीज निकली थी बहुत सारी, तो ये यहाँ तक इसको आर्टरीज समझ लो। चलो इसको मोटा कर देता हूँ तभी समझोगे आप। और यहाँ से पतली सी क्या निकल गई, एक कैपिलरी निकल गई। ये कैपिलरी कहाँ पे होती है, ये आपकी जो ये एल्वियोलाई है इसके बराबर से एक कैपिलरी होके निकलती है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए ध्यान से, यहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ, सांस लिया आपने, ऑक्सीजन अंदर लिया, ऑक्सीजन यहाँ से लंग्स से लिया मतलब, ठीक है, लंग्स से एल्वियोलाई में आया तो ऑक्सीजन ज़्यादा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जो लेयर आ रही है इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है कम है, इसमें कम है, तो ये ऑक्सीजन क्या कर देता है, इसमें डाल देता है। जो कैपिलरी आ रही है, एल्वियोलाई ने जो साथ में उसके कैपिलरी निकल रही थी उसमें क्या डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया, और ये ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारे बॉडी में चले गया। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एल्वियोलाई में ज़्यादा था और यहाँ पे ऑक्सीजन कम था। तो आपने ये इसको क्या बोलते हैं, हम जब बहुत हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई भी फ्लूइड पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन, आज के 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, एल्वियोलाई ने क्या करा, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा थी तो उसने डाल दी यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा हो गई। यहाँ पे थी CO2 ज़्यादा, हमारी बॉडी में से CO2 आ रही थी, तो CO2 ज़्यादा थी तो कैपिलरी में CO2 ने क्या करा, जो ज़्यादा से कम की तरफ CO2 चलेगी तो हमारे एल्वियोलाई में क्या चलेगी, CO2 चलेगी। तो ऐसे कुछ हमारा क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। ठीक है, तो अब ये रेस्पिरेशन में अब जो क्वेश्चन है ये आपको पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट, जो मेन रेस्पिरेटरी पार्ट है वो 2 पार्ट हैं। एक को तो बोला जाता है कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है ये क्वेश्चन में आया हुआ है पहले, और एक होता है कौन सा, एक्सचेंज वाला पार्ट, एक्सचेंज पार्ट। तो हमारा कंडक्टिंग पार्ट तो क्या है, जैसे नोज हो गया जो केवल कंडक्ट कर रहा है, ये सारे रेस्पिरेशन को कंडक्ट करने के लिए नोज ने कहीं पे एक्सचेंज किया, नहीं किया। फेरिंग्स ने कहीं पे एक्सचेंज किया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, फेरिंग्स ने कहीं पे एक्सचेंज किया, नहीं किया, वो केवल हेल्प कर रहा है। नोज ने भी हेल्प करी, फेरिंग्स ने भी हेल्प करी, और जो आपके वहाँ से लेके, मतलब मैं टोटल बोल सकता हूँ जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल थे वहाँ तक उन्होंने कुछ नहीं किया पार्टिसिपेशन रेस्पिरेशन में, मतलब कंडक्शन में किया, केवल उस चीज़ को कंडक्ट कराने में। अब जो हिस्सा लिया वो किसने लिया, एल्वियोलर डक्ट ने लिया। एल्वियोलर डक्ट भी किस में आता है, एक्सचेंज पार्ट में आता है। ठीक है, और एल्वियोलाई भी किस में आता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? तो एक्सचेंज पार्ट का मतलब है जो एक्सचेंज में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये डक्ट को भी क्या माना जाता है, ये जो डक्ट है ये भी क्या करती है, एक्सचेंज करती है, इसीलिए इसको एक्सचेंज पार्ट बोला जाता है, और एल्वियोलाई को भी। ये दोनों बातें क्लियर हो गई? ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। अब हम बात करते हैं, अब एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जब आपके लंग्स के बारे में आप पढ़ते हैं कि किस में कितने लोब होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा सपोज लंग्स है, ये दोनों हमारे लंग्स हैं। क्लियर है? मैं बाकी कुछ भी नहीं बना रहा हूँ। तो हमारे कुछ फिशर्स होते हैं। फिशर्स मतलब अगर सीधी भाषा में समझो कि आपके क्रैक हो जाना ऐसे। ठीक है, ऐसे क्रैक बने रहते हैं, ऐसे ऐसे क्रैक हो गए, मतलब इन्होंने क्या कर दिया, पार्ट्स कर दिए। कुछ ऐसे क्रैक्स जो पार्ट्स में डिवाइड कर दें उनको बोलते हैं फिशर। तो ये कौन सा फिशर है, सीधे जो फिशर है उसको क्या बोल सकते हैं हम, हॉरिजॉन्टल फिशर बोल सकते हैं।
हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फिशर हो गया हमारा पहला। दूसरा ये कौन सा है, जब तिरछा रहता है तो उसको क्या बोलते हो आप, ऑब्लिक बोलते हो, QUE, ऑब्लिक फिशर, ठीक है। ऑब्लिक फिशर क्या है, जो तिरछे तरीके से है। तो हमारे जो राइट लोब में, राइट लंग में कितने लोब हो गए, एक, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो आपको पता रहेगा कि हमारे इस लोब के पार्ट का कितने हो गए, 3 हो गए। जबकि जो हमारा लेफ्ट साइड का लोब रहता है उसमें केवल ये तिरछा वाला ही फिशर रहता है, जिसको बोलते हैं ऑब्लिक लोब। तिरछे वाले को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फिशर। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से लोब में, कौन से लंग्स में कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, कौन, या ये भी आ सकता है कि हॉरिजॉन्टल फिशर कौन से वाले लोब में रहता है, ठीक है। तो आपको बात याद रखनी है, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग में केवल ऑब्लिक फिशर, और जबकि राइट लंग में कितने फिशर, 2 फिशर, ऑब्लिक फिशर और हॉरिजॉन्टल फिशर, जो कि लंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ्ट लंग हमारा केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड है और राइट लंग 3 पार्ट्स में, 3 लोब्स में डिवाइड है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग की। अब हम बात करते हैं इस रेस्पिरेशन के स्टेप्स की, रेस्पिरेशन के स्टेप्स की। तो रेस्पिरेशन के जब भी आप स्टेप्स पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे आप ब्रीदिंग, दूसरा आप पढ़ोगे इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल कर देते हैं पहले, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, तीनों को क्लियर करेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात ये बहुत अच्छे से याद रख लेना, इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रखो, सपोज ये आपके दोनों लंग्स हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। अब आपने ये भी देखा है कुछ इस तरीके से, क्या है आपका, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया आपके हार्ट से, आपको समझ में आ रहा होगा शायद ये क्या बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा सिस्टम समझा देता हूँ, इतना क्लियर नहीं है पर फिर भी ध्यान देंगे। ये वेंट्रिकल्स हैं दोनों, हार्ट की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो हार्ट में क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले हमारे जो राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड आया है यहाँ पे बॉडी से, बॉडी ने, राइट एट्रियम ने उसको राइट वेंट्रिकल में भेजा, राइट वेंट्रिकल ने उनको लंग्स में भेज दिया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ की साइड कौन सा ब्लड होगा, ये होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर है, इसीलिए ब्लू से बना दिया। तो यहाँ से क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से गया, बॉडी के सेल से गया, क्लियर है। हार्ट में गया, यहाँ से फिल्टर हुआ, यहाँ पे क्या आया था, ऑक्सीजन आया था, ऑक्सीजन डाल दिया, तो ये ऑक्सीजन फिर कहाँ आ गया हमारा, लंग्स ने ऑक्सीजन भेज दिया कहाँ पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड से फिल्टर होके कहाँ चले गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल ने कहाँ भेज दिया, बॉडी में भेज दिया। अब क्या हुआ कि बॉडी ने इसको बॉडी ने सेल को दिया। अब इसको ध्यान से समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, ठीक है। आपको डायग्राम बाद में समझ लेना। ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीथ इन का मतलब है एक तो इंस्पायर करना, इंस्पिरेशन करना, सॉरी इनहेलेशन, इंस्पिरेशन बोल रहा हूँ, इनहेलेशन करना और एक्सहेल करना, ठीक है।
इनहेल और एक्सहेल करना ही क्या कहलाता है हमारा ब्रीदिंग, मतलब सांस को अंदर लेना और सांस को छोड़ना, ये कहलाता है हमारा ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, अगर ब्रीदिंग पूछा जाए, ब्रीदिंग में क्या लिखोगे, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखोगे, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 क्या कहलाता है, ब्रीदिंग। मतलब ब्रीदिंग एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपने क्या किया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पे हुआ, जब आप लेके आए, ये आपकी एल्वेलाई थी, ये आपकी एल्वेलाई थी और ये आपकी कैपिलरी थी, यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में, उसको तो बोला हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इससे पहले रेस्पिरेशन नहीं हुआ, ठीक है। रेस्पिरेशन में केवल ब्रीदिंग नहीं आती है, रेस्पिरेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है एक्सचेंज होना। तो एक्सचेंज पहले तो हुआ नहीं, इसीलिए हमने एक्सटर्नल, नहीं तो हम नोज को बोल देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, नाक से लिया तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है एल्वेलाई जब ब्लड वेसल में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में ट्रांसफ़र हो रहा है या लंग्स में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये केवल समझाने के लिए था, तो हम सारी चीज़ें लिख देते हैं। सबसे पहले हमने ब्रीदिंग की बात करी, ठीक है। तो ब्रीदिंग में हमने बोला इनहेलेशन, इनहेल प्लस एक्सहेल, ठीक है। ये केवल ब्रीदिंग है, पहला पॉइंट। दूसरा हमने बोला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें हमने बोला एल्वेलाई से, एल्वेलाई के बीच में और ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी बोल सकते हो आप, जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, उसको बोला हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब क्या होता है, ये ब्लड वेसल कहाँ जाएंगी, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हैं, इसका नाम मैं सेल रख देता हूँ। अब ये ब्लड वेसल्स के और सेल के बीच में भी तो एक्सचेंज होगा, तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन। किसके बीच में, ब्लड से, ब्लड के बीच में और सेल के बीच में या टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेल के बीच में हो रहा है, इसीलिए इसी को क्या बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है। आरआरबी में क्वेश्चन आया था, आरआरबी 2019 में ये क्वेश्चन था, तो इसको हल्के में नहीं लेना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा आज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा। तो ये हो गए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्टेप्स कंप्लीट। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपके जो भी सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल करें। थैंक यू।